ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी खसूसियात क्या है। हमने देखा हर एक की अपनी अपनी हदूद मुकर्रर है कि कौन सी उसकी जिम्मेदारियां हैं। यूनिवर्सिटी की क्या हदूद मुकर्रर है कि वो रिसर्च एजुकेशन से रिलेटेड काम करेगी। गवर्नमेंट की हदूद क्या मुकर्रर है कि वो पूरे मुल्क के लोगों के फलाह के लिए काम करेगी। पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से काम करेगी। तो हर एक की अपनी फिक्स्ड ऑफिशियल जुरिस्डिक्शन एरिया है। जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, हर एक दर्जा बंदी कर दी गई है किसके पास कितनी अथॉरिटी होगी और वो उस अथॉरिटी की बिना पे कौन से फैसले कर सकता है। पीएम के पास क्या अथॉरिटी है, वो कैसे फैसले ले सकता है। एक आम शहरी है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, वो क्या फैसले ले सकता है। एक पीएम है, उसकी क्या पास क्या अथॉरिटी है। एक एमएनए है, एक ये आप नाजिम है, नायब नाजिम है, एक आप कह सकते हैं काउंसलर है, उसके पास कितनी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के बेसिस पे क्या वो फैसले ले सकते हैं। तो एक हायरार्की बनी हुई है, एक दर्जा बंदी कर दी गई है। फिक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, हर एक के उसकी महारत की बिना पे एक स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे डिफरेंट डिविजन्स ऑफ लेबर है। अगर जैसे हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देते हैं तो यूनिवर्सिटी में जिसकी रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा एक्सपर्टीज है वो रिसर्च कोऑर्डिनेटर है फॉर एग्जांपल। जिसकी रिसर्च से रिलेटेड ज्यादा एक्सपर्टीज है वो आप ये कह सकते हो कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। जिसकी स्टूडेंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्यादा एक्सपर्टीज है, काम है, वो स्टूडेंट अफेयर में है। जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिंक है जिस टीचर का, जिस फैकल्टी मेंबर का, वो स्पोर्ट्स में भी है। तो हर एक की उसकी स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे, महारत की बेसिस पे, एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे उसको वो जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी, अब लोगों की अपॉइंटमेंट की जाती है, लोगों को जो रखा जाता है, लोगों को जो वो जो जॉब दी जाती है, वो जो पोजीशन दी जाती है, वो किस बेसिस पे होती है, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, अगर वो उन खसूसियात को, या आप कह सकते हो अगर वो उन जिम्मेदारियों के ऊपर पूरा उतर रहा है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जब डिफरेंट जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, या इवन आप ये देखो कि जब स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी का मैसेज आता है ना कि ये स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप ऑफर हुआ है, तो वो क्या कहते हैं कि जो जो इन खसूसियात पे पूरा उतर रहा है या इन इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर रहा है, ठीक है, जो एलिजिबल होगा, कहते हैं जो एलिजिबल है वो अप्लाई करे। अहल की बात करते हैं। आपने जब एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो अहलियत क्या थी, आपने एफए किया हो, एफएससी की हो, इतने परसेंट मार्क्स हो। अगर इतने परसेंट आपके मार्क्स नहीं है, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, ये होती है एलिजिबिलिटी। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है क्या कोई बंदा उस पोजीशन का अहल है या नहीं है। ठीक है, पीएम है तो पीएम की अहलियत देखी जाती है। आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी में तो आपकी अहलियत देखी जाएगी। अगर आप एजुकेशन हासिल कर लेते हो और आप ये कहते हो कि आपने जॉब लेनी है तो जॉब की अहलियत भी देखी जाती है यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी अहलियत देखेंगे, आपके एमफिल हुआ हो। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो वो उसकी अहलियत अलग है। तो अपॉइंटमेंट, हर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉइंटमेंट होती है, लोगों को जो जॉब दी जाती है, उन लोगों को जो रखा जाता है, वो उनकी अहलियत की बिना पे रखा जाता है। अगर वो किसी मखसूस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं तो उनको वहां पे रखते हैं। स्कॉलरशिप की जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है फॉर एग्जाम्पल उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हो, उसका जीपीए इतना कम ना हो, उसका ये ग्रेड हो, तो हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। या अगर जैसे गोल्ड मेडल की बात आती है तो गोल्ड मेडल में क्या है, वो टॉप पोजीशन पे हो, उसका ये ग्रेड हो, उसने ऐसा ना किया हो कुछ, उसका कोई केस ना बना हो यूनिवर्सिटी में, कोई इशू ना रेज हुआ हो, तो हम उसको गोल्ड मेडल देंगे। तो इट मीन्स कि जो भी किसी को कोई चीज दी जाती है, अपॉइंटमेंट होती है कोई, तो वो उसकी एलिजिबिलिटी पे होती है। फिक्स्ड सैलरी होती है, अलाउंस होते हैं, पेंशन होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिक्स सैलरी होती है, इसको इतनी सैलरी दी जाएगी, इसको इतनी तनख्वाह दी जाएगी। कोई एनजीओ होगी, एनजीओ में भी पहले से लिखा गया होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन कि अगर वो एनजीओ में अगर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट हेड है,
या कोई रिसर्चर है तो उसको इतनी तनख्वाह दी जाएगी, या अगर कोई गवर्नमेंट में है तो उसको इतनी तनख्वाह दी जाएगी, यूनिवर्सिटी में है तो उसको इतनी तनख्वाह दी जाएगी। फिक्स्ड सैलरी होती है। ऐसा नहीं है कि एक टीचर एक डिपार्टमेंट में है तो उसको कुछ और तनख्वाह दी जा रही है, दूसरे को कुछ और तनख्वाह दी जा रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिक्स्ड सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस होते हैं कुछ उनको उनको पे किया जाता है फर्दर, जैसे हाउस अलाउंस होता है, जैसे उनको हेल्थ अलाउंस दिया जाता है, मतलब हेल्थ की अगर कोई मसाइल अगर उनको फेस करने पड़े, कोई खर्चा दिया जाता है उस हिसाब से। पेंशन होती है। रिटायरमेंट के बाद वो जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो रहा है, वो गवर्नमेंट है, वो कोई इदारा है, तो उसको पेंशन दी जाती है। फिक्स पेंशन होती है कि जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको इतने पैसे हर महीने दिए जाएंगे। हर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में फाइल वर्किंग होती है, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स होती है। ऑफिस एंड मेंटेनेंस ऑफ, एक बकायदा ऑफिस होता है, उस ऑफिस में बकायदा फाइल्स रखी जाती हैं। उन फाइल्स की बिना पे क्या होता है, काम होते हैं। अब फाइल्स क्या है, जैसे मैं आपको ये बताऊंगी। कुछ अर्सा पहले आपको आपके यूनिवर्सिटी ने ये कहा, डिपार्टमेंट ने आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन आया था कि इन इन बच्चों की ये चीजें मिसिंग है, उनकी फाइल में हमने लगानी है, तो अपनी वो ये चीजें जमा करा दें। फॉर एग्जाम्पल उनका कार्ड, कोई विजिट कार्ड नहीं था, चालान फॉर्म नहीं था, तो हर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में फाइल्स रखी जाती हैं। उन फाइल्स में रिकॉर्ड रखा जाता है सबका जो कि उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, या काम उसके अलावा भी। ठीक है, अगर कोई भी काम होता है, अब जैसे एडमिशन का काम था, एडमिशन्स की आप सबकी फाइल्स बनी, फाइल्स का रिकॉर्ड मैंने रखा, मैंने आप लोगों के फॉर्म्स रखे, फॉर्म्स देखे, फाइल्स अप्लाई कितनों ने किया, अलग फाइल रखी, फीस किसने जमा कराई, वो अलग फाइल रखी, एडमिशन किसने के लिए उसने आए क्लासेस लेना स्टार्ट की, वो अलग फाइल रखी। तो हर एक जगह पे एंड लॉन्ग टर्म सर्विस बेसिस के जो लोग होते हैं उनको क्या रखा जाता है, फुल टाइम पे या लंबे अरसे के लिए उनको रखा जाता है। अब जैसे आप ये देखो, यूनिवर्सिटी में आपको जैसे टीचर्स आपके रखे जाते हैं, तो रखे जाते हैं कि इनको फुल टाइम बेसिस पे रख रहे हैं, लॉन्ग टर्म सर्विस बेसिस पे। उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो बता दी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने इतने अरसे के लिए यहाँ पे काम करना है। ठीक है, जैसे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट के इदारों में ये कहा जाता है कि जब तक आप रिटायर नहीं होते आप वहां पे काम करते हैं। समटाइम्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इतने लोगों की सर्विसेज चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल 5 साल का है, तो वो 5 साल के बाद फिर जो उनकी अपॉइंटमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो उनको बताया जाता है जब उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है लोगों की, कि हम आपको इतने अरसे के लिए यहाँ पे रखेंगे। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल इश्यूज एंड प्राइवेट मैटर्स। हर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ये बता दिया जाता है कि लोग अपने प्राइवेट मैटर्स, अपने पर्सनल मैटर्स, अपने जाती मामलात को, जाती इश्यूज को ऑफिशियल इश्यूज के साथ मैच नहीं करेंगे, अपनी जाती जरूरियात को ऑफिशियल तरीके से पूरी नहीं करेंगे। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को फंड्स दिए जाते हैं किसी काम के लिए, तो वो जो फंड्स दिए जा रहे हैं, ऑफिशियली उनको फंड दिए जा रहे हैं, वो फंड उन्होंने अपने प्राइवेट मसाइल के लिए, प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करने। उनको हदूद मुकर्रर है कि ये ऑफिशियल इश्यूज हैं, ऑफिशियल इश्यूज आपने ऐसे हल करने हैं, आपके प्राइवेट मैटर्स ये हैं, आपने अपने प्राइवेट मैटर्स को खुद ही डील करना है, खुद ही हल करना है। ठीक है। सुपरविजन ऑफ वर्क बाय हायर ऑफिशियल थ्रू रिटन वर्क। सुपरविजन आपकी के ऊपर एक, आप कह सकते हो जैसे नजर रखी जा रही होती है, या आपको गाइडेंस दी जा रही होती है। आपके जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, आपके जो सुपीरियर होते हैं, आपके जो जिनके तहत आप जिनके अंडर आप काम कर रहे होते हो, जो आपके हेड्स होते हैं, वो हेड्स आपके काम को देखते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, वो आपको हर वक्त गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सिस्टमैटिक ऑफिशियल रिलेशन विद ऑफिशियल्स। हर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में एक बाकायदा एक तरीका है कि एक ऑफिशियल ने, एक बंदे ने दूसरे बंदे के साथ जो किसी सीट पे है, किसी पोजीशन पे है, उसके साथ कैसे उसने अपना ताल्लुक रखना है, कैसे उसने अपने मामलात चलाने हैं, कैसे उसने अपने कामों को डील करना है। ठीक है। सिस्टमैटिक ऑफिशियल रिलेशंस कैसे हैं कि अगर
एक हेल्थ, एक फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कह रही हैं कि जो स्टूडेंट अफेयर वाले हैं, स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट वाले ये कह रहे हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उनकी फीस अरेंज करेंगे। तो फीस अरेंज करने के लिए क्या वो प्लान बनाते हैं, वो पूरी एक फाइल बनाएंगे, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि हमें फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चाहिए। अब वो तो स्टूडेंट अफेयर वाले बना रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, वो एक बकायदा डॉक्यूमेंट बना के, बकायदा एक फाइल बना के, जो आपके जो इसको ऑफिशियल जो फीस के इश्यूज देख रहे हैं, या जो ट्रेजरर ऑफिस है जो पूरी आपकी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक अफेयर्स को देख रही है, ठीक है, वो उनको अपनी फाइल भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अलाउ करें, आप हमें इतना फंड दें कि हम अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दें। तो क्या हुआ, एक मखसूस तरीके से एक ऑफिशियल ने दूसरे ऑफिशियल के साथ लिंक किया। या आप ये देखो कि जब स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या हुआ था कि वो फीस नहीं जमा करा पाए थे टाइम पे, उन्होंने नहीं जमा की थी, तो उन्होंने क्या किया था, आके डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दे। तो क्या हुआ, उन्होंने चेयरमैन साहब के नाम लेटर लिखा कि आप हमें अलाउ करें, हमें 2 दिन एक्सटेंड कर दें कि हमें फीस हम 2 दिन बाद जमा करा दें। और चेयरमैन साहब ने किसको लिखा फिर, एडमिशन कमेटी को, या जो एग्जाम जो एडमिशन को देख रही थी, फाइनेंस को, यस, फाइनेंस को उन्होंने लिखा कि इस स्टूडेंट का चालान फॉर्म आप दोबारा निकाल दें और उसकी डेडलाइन को आगे एक्सटेंड कर दें। तो वो जो जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन क्या थी, एक मखसूस तरीके से वो पूरा काम किया गया था, वो मखसूस तरीके से एक प्रोसेस को फॉलो किया गया था। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्या है, कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रह के काम कर रहे होते हो। अगर आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है कि सियासी तौर पे अपनी जो सियासियत है, आप किसी जो आपकी सियासी आपकी पसंद नापसंद है, उसको बिल्कुल पीछे रख के आप एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में काम कर रहे होते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो। आप वहां पे सियासत नहीं करते, ठीक है, कि किसी को ज्यादा आपने फेवर कर लिया, किसी को आपने ज्यादा पैसे दे दिए, फंड दे दिए, फेवर कर दी, उसको रिलैक्सेशन दे दी, या आप पॉलिटिकली किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में नहीं होता। गाइडेंस बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, अब पास्ट एक्सपीरियंसेस से गाइडेंस है। आपका अभी एडमिशन हुआ, ठीक है, अब इस एडमिशन के मामले में मुझे क्या क्या डिफरेंट चीजें फेस करनी पड़ी। बच्चों के एडमिशन के इशू थे, उनके फीस का इशू था, कुछ बच्चों की ओवर एज का इशू था, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स का इशू था, कुछ के रिजल्ट नहीं आए थे, उनको रिजल्ट कार्ड नहीं मिला था। तो ये डिफरेंट इश्यूज थे, ठीक है। अब ये पास्ट हो गया, मैंने इन चीजों से सीखा, मुझे इन चीजों से पता चला। अब जब नेक्स्ट बीएस आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, तो मैं क्या करूंगी कि मैं पिछला जैसे भी जो मामलात हमने डील किए थे, उन मामलात से हम सीखेंगे, पास्ट एक्सपीरियंस। तो जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, पुराने जो आपने फैसले लिए होते हैं, आपने काम किए होते हैं, उनकी बिना पे आप फिर अपने प्रेजेंट जो फैसले होते हैं, जो काम होते हैं, वो फिर फायदा क्या है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की जब हम बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का फायदा क्या है। अब ये जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, कि फिक्स एरिया होना चाहिए, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, एलिजिबिलिटी, ये सारी की सारी चीजें क्या है, दीज आर आइडियल, ठीक है, दीज आर आइडियल टाइप, ये आइडियल है, ये आपने सोची हुई है। लेकिन अब आप ये खुद सोचो कि 100% ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी हमें ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलती। तो दैट मीन्स कि जितने भी हमने पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी हमने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, दीज आर आइडियल टाइप, दैट इज आइडियल करेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन है, जिसकी बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऐसा होना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शंस भी आइडियल टाइप है, ठीक है, कि इसके फायदे हैं आइडियल टाइप के, कि परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ यूनिवर्सिटी की,
यूनिवर्सिटी में आप कितने सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे होते हैं जो कि अपनी फीस को नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे हजारों बच्चे हैं, हजारों में से कई सौ हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 हैं, 600 हैं जिनको फीस नहीं दे पाते। तो अब इन 500 में से सिर्फ 50 बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, तो आपके ख्याल में ये काम आसान है या मुश्किल? बहुत ही मुश्किल टास्क है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को फिर कैसे फुलफिल करना है, ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है, कि कैसे वो रूल्स रेगुलेशंस बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाएंगे, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद फिर उनको देंगे। तो ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का एक फायदा होता है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से, मखसूस तरीके से क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर की सहूलियत मौजूद होती है, क्या कि हर एक को बता दिया जाता है कि ये जिम्मेदारियां हैं, आपने ये काम करना है। हेल्थ की जिम्मेदारी कौन देखेगा, एजुकेशन की कौन देखेगा, इकोनॉमिक्स अफेयर फाइनेंस को कौन देखेगा, एडमिशन को कौन देखेगा, एग्जाम को कौन देखेगा। तो हर एक की एक सहूलियत दे दी जाती है डिवीजन ऑफ लेबर की। परफॉर्मेंस ऑफ रिपीटेड टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। एडमिशन कितनी दफा यूनिवर्सिटी में होता है, हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, और वो एडमिशन क्या करते हैं कि वो एक रिपीटेड टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहे होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये फायदा होता है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का। क्यों लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस होती है? क्योंकि वो किसी खास तरीके से काम कर रही होती हैं, उन्होंने लॉज बनाए होते हैं, रूल्स बनाए होते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, राइटफुल यूजेजेस, कि रिसोर्सेज हैं, अब जैसे यूनिवर्सिटी को फंड मिल गया, यूनिवर्सिटी को पैसे मिल गए कि उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को देने हैं, अब वो रिसोर्स मिल गया, अब वो रिसोर्स आगे किस तरीके से राइटफुली बाकायदा सही तरीके से आगे उसको इस्तेमाल करना है। तो वो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का फंक्शन है, फायदा है कि हमें तरीका पता होता है कि कैसे हमने ये काम बाकायदगी से करना है। कंट्रोल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, कि ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जिस तरीके से जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पे क्या होता है कि हम बाकायदगी से सही तरीके से अपने जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, और उस वजह से जो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम होता है वो बच जाता है। नेगेटिव फंक्शंस हमारे पास क्या है? नेगेटिव फंक्शंस या डिसफंक्शंस, या आप नुकसान की बात करते हैं कि ये इसकी बुराइयों के तौर पे हम बात करते हैं, वो क्या है? स्टैटिक रूल फॉर डायनेमिक सिचुएशन, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हालात तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, सिचुएशन तब्दील हो जाती है, उस तब्दील सिचुएशन में जो रूल्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, क्योंकि हमने रूल तो शुरू से बनाए हुए हैं ना। अब वो शुरू से बनाए हुए रूल को तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी थी हमारी, यूनिवर्सिटी ने हमने या स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें हमें यूनिवर्सिटी बंद करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा, हमें ऑनलाइन मोड की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या था, ये बहुत मुश्किल फैसले थे जो कि लिए जाते हैं अगर हालात तब्दील हो जाए। कोविड आ गया, कोविड क्या थी सिचुएशन, एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन आ गई। अब इस मुख्तलिफ सिचुएशन में क्या होता है कि हमने किस तरीके से अपने रूल्स को चेंज करना होता है, या हमने मुख्तलिफ फैसले लेने होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल वर्किंग इतना लंबा हो जाता है कि एक से दूसरे बंदे की तरफ जा रहा है, दूसरे से तीसरे की तरफ, तीसरे से चौथे की तरफ, तो वो जो फाइल चलती है ना, वो फाइल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। क्वारल अमंग ऑफिशियल्स, ठीक है, समटाइम्स ऑफिशियल्स के आपस में झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी इदारा हो, वो उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी फंक्शनिंग। ब्लाइंड रूल्स एंड अनक्रिएटिव ऑफिशियल, समटाइम्स रूल्स ऐसे होते हैं जो कि मतलब, जैसे ब्लाइंड रूल्स की बात कर रहे हैं कि जो कि लोगों कुछ लोगों को फेवर कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को फेवर नहीं कर रहे होते। ठीक है, अनक्रिएटिव ऑफिशियल्स, कभी कभी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कोई नई चीजें सामने नहीं लेके आते हैं, नए तरीके, नए जरिए, जिसके जरिए से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स को फुलफिल कर सकें, ऐसा कभी भी समटाइम्स ऑफिशियल जो होते हैं वो अनक्रिएटिव होते हैं, तख्लीकी नहीं होते हैं, वो नए आइडियाज की तरफ नहीं आते।
स्पेशलिस्ट विदाउट स्पिरिट्स, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत माहिर होते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज होती है, लेकिन उनके अंदर ये आप भी कह सकते हो कि उनके अंदर शौक ही नहीं होता, उनके अंदर ये लगन ही नहीं होती कि हमने अपनी उन एक्सपर्टीज को, स्पेशलाइजेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके अपने लोगों को फायदा देना है। एवर एक्सपेंडिंग आर्मी ऑफ एम्प्लॉयज, कि ये एक नुकसान है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का कि हम बहुत सारे लोगों को रख लेते हैं, इतने ज्यादा लोग हो जाते हैं कि वो जिसकी वजह से हमारे जो फंड्स हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, वो जैसे जाया होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि इतने ज्यादा लोग हम रखते जाते हैं कि जो किसी काम के भी नहीं होते, जिनकी जिम्मेदारियां हम कोई फिक्स ही नहीं कर पा रहे होते। ह्यूमन रिलेशंस बिकम्स मोर मैकेनिकल, मतलब हम ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि हम जो हमारे एहसासात होते हैं एक दूसरे के लिए, एक सोशल रिलेशंस होते हैं कि हम उनका ख्याल रखें, हम उनको फेवर करें, हम उनको उनकी मदद करें, तो जो एक ह्यूमन रिलेशंस है, एक ह्यूमन थिंकिंग या सोच है, वो खत्म हो जाती है। इंसान जो है ना वो मैकेनिकल हो जाते हैं, मशीनी तौर पे जैसे काम करना शुरू हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी अनसूटेड टू फेस इमरजेंसीज। अब आप ये देखेंगे जब कोविड आया, ठीक है, कोविड आने की वजह से कितना मुश्किल हुआ गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को, इदारों को फैसले करना कि हमने अपने इन कामों को कैसे लेके जाना है, हमने अपनी इन चीजों को कैसे डील करना है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अगर कोई इमरजेंसीज आ जाए, अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए जो पहले कभी भी नहीं पैदा होते, तो उसमें उनके लिए फैसला साजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Bureaucracies become corrupt and puppets in the hands of vested interest. Sometimes कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मफादात की बिना पे क्या करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस को नुकसान पहुंचाते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं, वो करप्शन